अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हमारा आज का टॉपिक है। चैप्टर नंबर 3 कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है वो होता क्या है? कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है ये प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन होती है, यानी प्रोग्राम को जब हम चलाते हैं तो उसके फ़्लो को ये कंट्रोल करता है। ठीक है, कि यानी कि प्रोग्राम को किस डायरेक्शन में चलाना है, किस तरह से चलाना है। ठीक है, इस चीज़ को ये कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कंट्रोल करते हैं। कि मतलब बहुत चीज़ें ऐसी हो सकती है जिनको हमने रिपीट करना हो। ठीक है, 5-6 दफ़ा रिपीट करना हो। ठीक है, बाज़ औक़ात हमने कोई डिसीजन लेना होता है प्रोग्राम के अंदर, यानी येस है तो हम ये काम करेंगे, अगर नो है तो फिर हम दूसरा काम करेंगे। ठीक है, बाज़ औक़ात ऐसे डिसीजन मेकिंग आ जाती है प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, यानी कि अगर ए की वैल्यू 2 आती है तो फिर हम एक काम करेंगे, अगर ए की वैल्यू 2 नहीं आती तो फिर हम दूसरा काम करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है, इन चीज़ों को कंट्रोल करना ये कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का काम होता है। बेसिक लैंग्वेज के अंदर 3 तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें एक है सीक्वेंस, दूसरा सिलेक्शन, तीसरा लूप। अच्छा, जो भी प्रोग्राम बेसिक लैंग्वेज के ज़रिए बनाए जाते हैं, एक तो बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम थे जो भी आपको बना के दिखाए हैं। थोड़े जो बड़े प्रोग्राम होते हैं उनमें आम तौर पे ये जो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स है इनका इस्तेमाल होता रहता है। ठीक है, ये फॉर लूप और इफ़ एल्स स्टेटमेंट वगैरह, ठीक है, इनका इस्तेमाल आम प्रोग्राम्स में होता रहता है। ये काफ़ी पॉपुलर चीज़ें हैं। अच्छा, तो अभी तक जो चीज़ हमने पढ़ी है फर्स्ट 2 चैप्टर्स में, पहले चैप्टर में तो प्रोग्राम्स नहीं थे, सेकंड चैप्टर में प्रोग्राम्स से बेसिक के, उसमें हमने जो है वो सीक्वेंस स्ट्रक्चर पढ़े हैं। ठीक है, जो चीज़ हमने पढ़ी है उसको हम सीक्वेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। इन सीक्वेंस स्ट्रक्चर के अंदर ऐसा होता है कि इनमें प्रोग्राम जो है वो लाइन नंबर्स के लिहाज से एक तरतीब में चलते हैं, एक यानी सीक्वेंस में चलते हैं। पहले जो सबसे छोटा लाइन नंबर वाला कोड होगा पहले वो चल जाता है, उसके बाद उससे बड़ी लाइन नंबर वाला चलता है, फिर उससे बड़ी। ठीक है, यानी पहले 10 है अगर तो 10 चलेगा, फिर 20 है तो फिर 20 चलेगा, फिर उसके बाद अगर 30 है तो फिर 30। ठीक है, यानी एक सीक्वेंस के अंदर जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, यानी चलता है। तो ये जो सीक्वेंस स्ट्रक्चर है इसकी आपको एक एग्जांपल मैं देता हूँ। ये चीज़ें हम अभी वैसे करते भी रहे हैं, उसी टाइप का ये एक प्रोग्राम है। अच्छा, अब इसे 10 नंबर लाइन में एक रिमार्क लिखा हुआ है कि ये प्रोग्राम जो है ये ट्रांसफ़र कंट्रोल नहीं करेगा। ठीक है, किसी भी स्टेटमेंट का ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल जो है ये एक डिफरेंट चीज़ है, ये भी इसकी डिटेल में आपको बताऊँगा। उसके बाद 20 नंबर लाइन पे उसने लिखा हुआ है कि कंडीशनली भी नहीं करेगा और अनकंडीशनली भी नहीं करेगा। ठीक है, ये ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल के बारे में बता रहा हूँ। अच्छा, इसकी अभी मैं आपको डिटेल्स इसी लेक्चर में दूंगा, ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल की। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो जो स्टेटमेंट्स है वो सीक्वेंस में चलेंगी इस प्रोग्राम के अंदर। तो 40 नंबर लाइन में आप देखो तो यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है r इज़ इक्वल टू 10.5। ठीक है, रेडियस हमने एक वेरिएबल बनाया, फिर हमने एरिया के नाम से एक वेरिएबल बनाया और उसकी वैल्यू रखी 3.14 इंटू आर इंटू आर। फिर हमने क्या है कि एरिया को प्रिंट कर देना, तो हमने लिखा प्रिंट, एक स्ट्रिंग लिखी, कोटेशन मार्क्स में हमने लिखा एरिया इज़ इक्वल टू, आगे हमने डाला सेमीकोलन और आगे फिर एरिया लिख दिया। यानी कि जो ऊपर एरिया कैलकुलेट किया था हमने वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। एंड किया इसको, जब चलाएंगे तो एरिया कैलकुलेट करके तो वो उसका आंसर हमें आउटपुट कर देगा। ये प्रोग्राम मैं आपको प्रैक्टिकली भी समझा देता हूँ। पीसी बेसिक्स खोलेंगे, ठीक है, जो कि GW बेसिक का एमुलेटर है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ऑटो लिखा, लाइन नंबर 10 में मैंने लिखा r इज़ इक्वल टू 5। 20 नंबर लाइन में मैंने लिखा एरिया को मैंने a का वेरिएबल का नाम दिया, इसके वेरिएबल को a का नाम दिया। a इज़ इक्वल टू पाई की वैल्यू लिखेंगे 3.14 मल्टीप्लाई बाय r और फिर मल्टीप्लाई बाय r, क्योंकि r पाई r स्केयर हमने लिखना था, r स्केयर को हमने r इंटू आर लिख दिया। 30 नंबर लाइन पे मैंने प्रिंट लिखा है
मैं अब एरिया को प्रिंट करना चाहता हूँ। मैंने कोटेशन मार्क्स में लिख दिया एरिया इज इक्वल टू, ठीक है, बीच में स्पेसेस डाली हैं, कोटेशन मार्क क्लोज कॉमा ए को यानी प्रिंट कर देगी ये स्टेटमेंट। तो रन किया तो लिखा आ गया एरिया इज इक्वल टू 78 पॉइंट, ठीक है, 5001। तो ये जो है ना, ये एक सीक्वेंस का प्रोग्राम था। अच्छा, अब जब हम एक प्रोग्राम को चलाते हैं तो GW बेसिक के अंदर उस प्रोग्राम का जो कंट्रोल है उसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है, यानी ट्रांसफ़र कंट्रोल उसमें हो सकता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, ठीक है, एक प्रोग्राम के अंदर, यानी कि फ़र्ज़ करें हमारे पास 10, 20, 30 इस तरह 100 तक लाइन्स है, हम 30 लाइन पे पहुँचे, हम वहाँ से अब डायरेक्ट 70 नंबर लाइन पे जाना चाहते हैं, ठीक है, ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, ट्रांसफ़र और कंट्रोल करना चाहते हैं, तो हम वो काम कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ से हम डायरेक्ट 70 पे आएंगे, वहाँ से कुछ कोड चलेगा, फिर हो सकता है हम दोबारा 40 पे जाना चाहिए, उधर से फिर हम वापस 40 पे चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह आगे पीछे करना, ये इस चीज़ को हम ट्रांसफ़र और कंट्रोल कहते हैं। यानी प्रोग्राम को जब चलाते हैं तो उसकी जो लाइन्स हैं उनको एक सीक्वेंस में नहीं यानी कि हम चलाएँगे, जो एक तरतीब से जिस तरह चला रहे थे आगे पीछे चलाना चाहते हैं, कभी आगे वाली चलाना चाहते हैं, कभी पीछे वाली चलाना चाहते हैं, ठीक है, प्रोग्राम लाइन्स। तो इस चीज़ को हम ट्रांसफ़र कंट्रोल कहते हैं। ये दो तरह का ट्रांसफ़र कंट्रोल होता है, एक होता है कंडीशनली और दूसरा होता है अनकंडीशनली, ठीक है। एक ऐसा होता है जिसमें कोई कंडीशन होना ज़रूरी है, अगर ये कंडीशन मैच करेगी तब भी ट्रांसफ़र कंट्रोल होगा, नहीं तो नहीं होगा। और एक अनकंडीशनली है, इस पर कोई कंडीशन की ज़रूरत नहीं है, जब हम इसकी कॉल आ जाएगी कि ट्रांसफ़र कंट्रोल करना है इस जगह से, तो वो फ़ौरन हो जाएगा, इस पर कोई कंडीशन की ज़रूरत नहीं है। तो GW बेसिक की जो ट्रांसफ़र कंट्रोल, ठीक है, दो टाइप्स की हैं। पहली आ गई अनकंडीशनल ट्रांसफ़र कंट्रोल। अनकंडीशनल ट्रांसफ़र कंट्रोल में ऐसे होता है कि कंडीशन कोई नहीं है, कोई ख़ास शर्त नहीं है कि अगर ये हो तो तब हम ट्रांसफ़र कंट्रोल करेंगे, ठीक है, यानी इस लाइन पे जाएंगे, बग़ैर किसी कंडीशन के ये कुछ लाइनों को स्किप करेगा, ठीक है, और जिस लाइन पे हम जाना चाहते हैं उसके ऊपर प्रोग्राम के कंट्रोल को डायरेक्ट उधर ले जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को हम अनकंडीशनल ट्रांसफ़र कंट्रोल कहते हैं। यानी मिसाल है कि अगर हम 30 नंबर लाइन पे थे, वहाँ से हम 70 पे जाना चाहते हैं तो वो डायरेक्ट हमें 70 नंबर लाइन पे ले जाएगा, ठीक है। दरमियान में बेशक एक लाइन हो या एक से ज़्यादा लाइनें हो, उनको स्किप कर देते हैं। उसके बाद दूसरी जो टाइप है कंडीशनल ट्रांसफ़र कंट्रोल, इसमें होता तो सेम काम है, इसमें भी प्रोग्राम जो चल रहा है उसका जो कंट्रोल है उसको वो प्रोग्राम के किसी दूसरे हिस्से पे ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, और दरमियान में एक या एक से ज़्यादा लाइनों को वो स्किप करता है। लेकिन इसके लिए एक ख़ास कंडीशन होना ज़रूरी होती है, ठीक है। यानी जैसे मिसाल है कि अगर बारिश हुई तो फिर मैं जो है वो दफ्तर जाऊँगा, ठीक है, नहीं तो नहीं जाऊँगा। तो अगर कंडीशन मैच की तो फिर ही यानी कि मैं दफ्तर जाऊँगा ना। तो इसी वजह से एक कंडीशन दी होगी कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर ट्रांसफ़र कंट्रोल करना है, ठीक है, फिर यानी कि जिस हिस्से पे हम जाना चाहते हैं ट्रांसफ़र कंट्रोल में वहाँ पे हम जाएंगे, ठीक है। अगर कंडीशन ना मैच की तो फिर हम ट्रांसफ़र कंट्रोल नहीं करेंगे, ठीक है, हम अगली लाइन पे नहीं जाएंगे। यानी अगर हम लाइन नंबर 30 पर है, वहाँ से कंडीशन मैच होती है तो फिर हम लाइन नंबर 70 पे चले जाएंगे, अगर नहीं मैच होती तो फिर 70 पे नहीं जाएंगे, ठीक है, फिर हम आगे 40 पे चले जाएंगे। ये चीज़ है कंडीशनल ट्रांसफ़र कंट्रोल। अच्छा, अब ये अनकंडीशनल ट्रांसफ़र कंट्रोल है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है ट्रांसफ़र करने के लिए कंट्रोल को, ठीक है, जिस हिस्से में जाना चाहते हैं हम डायरेक्टली जा सकते हैं। तो बेसिक लैंग्वेज में इस तरह की जो ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल है उसके लिए गो टू स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये इन स्टेटमेंट्स की डिटेल हम इस चैप्टर में जो है वो स्टडी करते रहेंगे। अच्छा, उसके बाद जो कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल है, इसमें जैसे मैंने पहले बताया कि
एक किसी कंडीशन का होना ज़रूरी होता है कि अगर वो कंडीशन मैच करे तो तब हम ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल करते हैं, ठीक है, प्रोग्राम के उस हिस्से में जाते हैं, अदरवाइज़ हम नहीं जा सकते। तो GW बेसिक के अंदर बहुत सी स्टेटमेंट्स हैं जिनमें कंडीशनली ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल होता है, ठीक है। तो ये इस पे से भी कुछ हम जो है डिस्कस करेंगे। ओन और गो टू स्टेटमेंट इसकी एक एग्जांपल है, ठीक है। उस पे भी ऐसे होता है कि एक कंडीशन होती है, कंडीशन मैच करे तब हम ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल करते हैं, अदरवाइज़ नहीं करते। अच्छा, आज के लेक्चर में मज़ीद हम कोई प्रोग्राम नहीं करेंगे, ठीक है। अभी आपको मैं कंट्रोल स्ट्रक्चर की जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इसके, वो मैं आपको समझाऊंगा, जिनमें से एक सीक्वेंस मैंने आपको बताया, फिर ट्रांसफ़र कंट्रोल। अब आपको मैं सिलेक्शन स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बताऊंगा, जो कि दूसरी टाइप है कंडीशन कंट्रोल स्ट्रक्चर की। पहली टाइप सीक्वेंस थी, और फिर तीसरी टाइप लूप है, वो भी आपको मैं बताऊँगा, ताकि आपको कॉन्सेप्ट की समझ आ जाए कि ये ट्रांसफ़र ऑफ कंडीशनल स्ट्रक्चर जो है ये मतलब है क्या चीज़ है, ठीक है, ये किस तरह के होते हैं। और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये ऐसे सवाल पेपर में भी, यानी फाइनल पेपर में भी आ सकते हैं, बोर्ड के पेपर में, ये कंडीशनल स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें ये सारी चीज़ें आपको इस तरह की चीज़ें जो है वो लिखनी होगी। तो सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो है ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम हमारे पास कुछ प्रोग्राम स्टेटमेंट दी होती हैं, और उनके अंदर से हमने चूज़ करनी होती है कोई एक स्टेटमेंट, ठीक है, फिर उसको चलाना होता है। यानी कि इसमें कंडीशन भी हम यूज़ करते हैं, कंडीशन को यूज़ करते हैं कि अगर ये चीज़ हो जाए तो फिर हम ये काम करेंगे, अगर ये काम नहीं होता तो दूसरी सूरत में हम दूसरा काम करेंगे। यानी कि अगर मैं कहता हूँ अगर बारिश होती है तो फिर मैं जो है अपने दोस्त को मिलने चला जाऊँगा, अगर बारिश नहीं होती तो फिर मैं फ़र्ज़ करो ऑफिस चला जाऊँगा, ठीक है, एक कंडीशन रख दी है मैंने। तो इस तरह की कंडीशन जो है ना वो सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स के अंदर होती हैं। सिलेक्शन स्ट्रक्चर में यानी इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जिनके अंदर से हमने सिलेक्शन करनी होती है। इसमें इफ़ देन स्टेटमेंट है, ठीक है, इफ़ देन एल स्टेटमेंट है, ये GW बेसिक की स्टेटमेंट्स है जो कि सिलेक्शन स्ट्रक्चर की है। इस तरह की स्टेटमेंट्स हम स्टडी करेंगे। उसके बाद फाइनल टॉपिक है आज का, वो है लूप्स। लूप जो है ये असल में ऐसे होता है कि एक साइकिल को बोलते हैं, ठीक है, यानी एक काम को दोहराना, ठीक है। अब हम एक काम को कैसे दोहराते हैं, एक मिसाल है कि मैं आपके स्कूल में कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, 10 क्लास को, उसमें 7 चैप्टर थे। पहले साल मैंने पढ़ाया 7 चैप्टर से, ठीक है, पहले पहला चैप्टर पढ़ाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ठीक है, 7 पूरे पढ़ा दिए। एक दफ़ा एक लूप पूरा हो गया, अगले साल फिर पहले चैप्टर पे मैं आ गया। अब एक साइकिल पूरा हुआ, उसके बाद घूम के फिर हम शुरू में चले गए, ठीक है, फिर मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया पहले चैप्टर से, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। तो उसको यानी कि फिर 7 पूरे पढ़ाए तो दूसरी दफ़ा वो साइकिल पूरा हुआ, ठीक है। तो लूप इस चीज़ को कहते हैं कि एक चीज़ जो है वो बार बार रिपीट होती है, और अब हमने कितनी दफ़ा रिपीट करना है वो भी चीज़ होती है। जैसे एग्जांपल है, फ़र्ज़ करो मैं अगर 5 साल पढ़ाता हूँ, 5 दफ़ा वो लूप रिपीट होगा, ठीक है, ये चीज़ लूप होता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर में जो है वो हम क्या है कि चीज़ों को रिपीट करते हैं, ठीक है, रिपीट करके इस्तेमाल करते हैं। ये तो मैंने आपको आम मिसाल दी है। तो इस लूप स्ट्रक्चर से हम बहुत से काम कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें हम सारे इवन नंबर ऐड करना चाहते हैं, 0 से लेकर 100 तक इनके दरमियान, तो वो हम इस लूप के ज़रिए कर सकते हैं, ठीक है। उसमें हम एक नंबर स्किप करते जाएंगे हर बार, और उसको बार बार रिपीट करके इवन नंबर्स को हासिल करके तो उनको ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से लूप्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लूप की एग्जांपल जो है उसमें फोर लूप आ जाता है, ठीक है, वाइल वैंड लूप है। इस तरह के लूप्स हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।